अ वेरी गुड नून टू ऑल। तो आज फिर से हम एक नए टॉपिक से गो थ्रू होंगे, तो चलिए उसे समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो आज हम तीन तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन और उनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और अगर हिंदी में मैं ऐसे बोलूं तो त्रिज्यीय तरंग फलन, कोणीय तरंग फलन और प्रायिकता वितरण वक्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब रेडियल और एंगुलर जो वेव फंक्शन है ना, जिसे त्रिज्यीय या कोणीय तरंग फलन को अगर हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक सी चीजें समझनी पड़ेगी, तभी हमें ये दो टॉपिक हैं जो कि त्रिज्यीय और कोणीय यानी कि रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन हमें समझ में आएंगे। तो पहले कुछ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर ये आगे हम इन्हें समझेंगे। तो रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन को समझने के लिए हमने एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लेट किया, सपोज किया। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम सपोज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है कि जो साई होता है वो इक्वल टू होता है RR.θθ.φφ। ठीक है, अब इसमें जो स्मॉल r, थीटा और फाई है ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं अपन? ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, अब जो इसमें जो ये टर्म है ना RR, ये क्या होता है? अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विच डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर NLL। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो कि डिस्टेंस शो करता है फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बताता है, जो कि किस क्वांटम नंबर पे बेस्ड होता है? N और L क्वांटम नंबर पे बेस्ड होता है। यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या और जो दिगंशीय क्वांटम संख्या है ना, उस पे डिपेंड करती है वैल्यू। किसकी वैल्यू? RR की वैल्यू। अगर हम देखें थीटा क्या है, तो ये भी एक फंक्शन है किसका? थीटा का, विच डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर L एंड M, जो कि दिगंशीय क्वांटम नंबर और चुंबकीय क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, या इंग्लिश में मैं बोलूँ तो एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। और अगर मैं बोलूँ कि ये टर्म हमें क्या शो करता है, तो ये फंक्शन है फाई का। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है ओनली चुंबकीय क्वांटम नंबर यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, जो इक्वेशन हमारी 1 थी ना, उसे हमने और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन के आई, जिसे हम देखते हैं कि जो साई है वो क्या है? RRNL और AML, जो कि जिसे हमने इक्वेशन 2 पुट किया। अब आप बोलोगे कि ये नई इक्वेशन कहाँ से उठ के आई? तो जो इक्वेशन हमारी 1 इक्वेशन थी ना, देखते हैं कौन सी थी। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसे हमने एक इक्वेशन का नाम दिया था। उसमें हमने सिंपली क्या किया, जो थीटा और जो फाई है ना, ये दोनों टर्म को हमने AML मान लिया है। तो देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन ये बनी, जो कि मैंने यहाँ साइड में भी लिख रखी है कि जो थीटा और साई थी, इसे हमने AML पुट कर दिया है, जो कि हमारी बिल्कुल नई इक्वेशन बन के आ गई है। अब जो इक्वेशन 2 है ना, वो वेव इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ से हमारे मेन समझने का आता है कि जो इक्वेशन 2 बनी ना, ये हमारे लिए वेव फंक्शन कहलाता है साई। तो वेव फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट है RRNL और एक पार्ट है AML। ठीक है, जो RRNL है ना, ये हमारा कहलाता है रेडियल वेव फंक्शन, जिसे हम त्रिज्यीय तरंग फलन कहते हैं, जो कि कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है? N और L, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है ना, ये हमारा कहलाता है एंगुलर वेव फंक्शन। क्या कहलाता है? कोणीय तरंग फलन, जो कि किस पे डिपेंड करता है? चुंबकीय क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। और एक किस पे करता है? दिगंशीय क्वांटम नंबर, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। फर्दर अगर हम देखते हैं तो ये बोलता है कि जो रेडियल वेव फंक्शन हम फर्दर क्या करते हैं? त्रिज्यीय तरंग फलन को फाइंड करते हैं। किसके लिए? फर्स्ट 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हम फाइंड करेंगे। किसके लिए करेंगे? 1s 2s और 2p ऑर्बिटल के लिए हम रेडियल वेव फंक्शन को फाइंड करेंगे, यानी कि त्रिज्यीय तरंग फलन को फाइंड करेंगे।
तो ये तीनों के लिए कुछ फॉर्मूलेज है। अब ये कहाँ से आए, कैसे आए, इसका पूरा डेरिवेशन तो देखने से है, ना कि इसका पूरा डेरिवेशन बुक में है। तो आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कि 1s के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, 2s ऑर्बिटल के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, और 2p ऑर्बिटल के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था। तो देख लेते हैं, और याद आपको ये करना पड़ेगा कि 1s ऑर्बिटल के लिए अगर हमने रेडियल वेव फंक्शन निकाला तो वो क्या निकला है, r इक्वल्स टू 2z अपॉन a नॉट 3/2 e की पावर माइनस ZR a नॉट। अगर 2s ऑर्बिटल के लिए देखें तो हमारे रेडियल फंक्शन या त्रिज्य तरंग फलन क्या निकला है हमारा, 1/2 √z इंटू z अपॉन a नॉट की होल पावर 3/2 2 माइनस ZR अपॉन a नॉट e की पावर माइनस ZR 2 a नॉट। और वैसे अगर हम 2p के लिए देखेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 1/2 √6 z अपॉन a नॉट की पावर 3/2 ZR अपॉन a नॉट e की पावर माइनस ZR 2 a नॉट, ठीक है। तो इसे आप ये तीन जो फॉर्मूले है इन्हें कैसे याद करना है ये आप जाने, इनको लिख लिख के याद करना है, जिससे आपको फॉर्मूला लिखने में आपका कहीं कुछ छूटे नहीं, ठीक है। फर्दर देखते हैं कि यहाँ पर जो हम Z की बात कर रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। जो E की बात कर रहे हैं वो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, और A नॉट यहाँ क्या है, ये जो A नॉट की हमने बात करी ना, ये A नॉट, ये क्या है यहाँ पर बोर्स ऑर्बिट है, जिसकी वैल्यू क्या आती है h²/4π²me²। फर्दर हम देखते हैं कि जो फॉर अ गिवन एटम Z विल बी कांस्टेंट एंड मे बी कंबाइंड विथ अदर कांस्टेंट। यहाँ पर जो हमने Z की बात करी ना, न्यूक्लियर चार्ज की, वो ये इन तीनों फॉर्मूले में Z क्या है, कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट की जगह हम कौन से नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थी 3, 4 एंड 5। तो हम देख ले 3, 4, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि Z कांस्टेंट है तो इसकी जगह हम नए एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो देखते हैं। अब जैसे हमारी इक्वेशन जो 3 थी ना, वो ये थी कि 2z अपॉन a नॉट की पावर 3/2 e की पावर माइनस ZR अपॉन a नॉट। तो जिसमें ये वाली जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म 3/2 वाली पूरी टर्म, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की जगह हम K1s लिखेंगे, बाकी की ये टर्म सेम की सेम आएगी। अगर हम फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो इसमें जो ये दोनों टर्म्स है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, K2s, बाकी ये वाली टर्म सेम की सेम आएगी। और अगर हम फिफ्थ इक्वेशन की बात करें तो ये दोनों टर्म है ना, वो दोनों टर्म सेम है, और इसकी जगह हम एक नया इंट्रोड्यूस करेंगे K2p, और बाकी की इक्वेशन ऐसे की ऐसे रहेगी। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो हमने ऊपर की 3 इक्वेशन देखी थी ना, उसमें हमने बोला कि Z तो कांस्टेंट है, तो Z वाली टर्म जितनी भी है ना, उनको कांस्टेंट मान के उसकी जगह एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था K1s, K2s और K2p। फर्दर ये बोलता है कि जो रेडियल फंक्शन R होता है ना, उसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता है, उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, पर जो R² होता है ना, वो हमेशा किस काम में आता है, वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए काम में आता है। जिसे हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था ना, जब हमने महत्व पढ़ा था साई और साई का, तो उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि जो साई होता है उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई भी भौतिक महत्व नहीं होता, पर जो साई² होता है ना, वो हमेशा किसके लिए यूज में आता है, टू फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज त्रिज्यी तरंग फलन के लिए भी काम में आती है। ये 3 बात बोलता है। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ R स्मॉल वॉल्यूम इज 4πr², ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे ही हम त्रिज्यी तरंग फलन भी कहते हैं, जो कि क्या होता है 4π²r²। तो ये जो चीज थी ना, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक थी, इतना पढ़ना हमें इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर हम ये नहीं पढ़ते ना तो हमें आगे पता नहीं चलता कि भाई रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन क्या क्या रहा। इसलिए तो बहुत बेसिक सी चीजें थी। रेडियल या हम बोले कि त्रिज्यी तरंग फलन या रेडियल वेव फंक्शन, अब हम आगे से पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हम समझते हैं कि रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाती जाऊंगी।
और बाद में जब आप नोट्स पढ़े तो आप रीड कर करके समझते जाना। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, त्रिज्यी तरंग फलन होता है, वो हमेशा क्या फाइंड करता है, प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी को बताता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी डायरेक्शन में कि भाई इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी को बताता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर हम हाइड्रोजन के लिए ग्राफ प्लॉट करें, किसका, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसे शो करता है, ये कुछ ग्राफ्स बता रखे हैं, इस तरीके से शो करता है। ये आपको एग्जाम में बना के नहीं आना है, जस्ट समझना है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो अभी हमने 6 ग्राफ देखे ना, वो हमें क्या शो करते हैं, तो वो जो ग्राफ होता है वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 एट न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियस पे हमेशा है ना फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी ना, वो हमेशा 0 होगी। मतलब न्यूक्लियस पे हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो कुछ ग्राफ से हम समझते हैं कि पॉइंट थर्ड हमें क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस पे हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होगी ना, मतलब न्यूक्लियस यानी स्टार्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट यहाँ पर, ये जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 6 ग्राफ के पॉइंट हमने देखे हैं। वहां पर हम समझ गए कि थर्ड पॉइंट हमें वो क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी 0 एट अ न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर हम हमारे ग्राफ को देखें 1s 2s और 3s, अगर 3s वाले अगर हम ग्राफ देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जब आप ग्राफ देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर हम हमारे ग्राफ को कंपेयर करें 2s 2p और 3s 3p और 3d वाले से, तो उसमें हमें क्या शो होता है कि मोस्ट प्रोबेबल जो रेडियस होती है वो कम होती जा रही है, जैसे जैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर l इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब कि जो 3s 3p और 3d वाले जो ग्राफ है उनके अंदर रेडियस जो है, हमारी त्रिज्या जैसे हम कहते हैं, वो अब घटती जा रही है जैसे जैसे दिगंशिक क्वांटम संख्या बढ़ती जा रही है। फिफ्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि ऑल s ऑर्बिटल एक्सेप्ट 1s हैव शेल लाइक स्ट्रक्चर रेदर देन अनियन। सिमिलरली ऑल बट फर्स्ट 2p और 3d हैव शेल लाइक स्ट्रक्चर। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी s ऑर्बिटल है ना, उसमें से जो 1s वाला ऑर्बिटल है उसे छोड़ के, जो 1s वाला ऑर्बिटल है उसे छोड़ के बाकी सारे s ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, शेल लाइक स्ट्रक्चर है। अनियन लाइक मतलब वो अनियन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। वैसे ही 2p और जो 2p एंड 3d वाली है ना, 3d ऑर्बिटल की बात करें तो उनकी भी शेल लाइक स्ट्रक्चर ही है। सिक्स पॉइंट हमें ये कहता है द स्फेरिकल सरफेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड रेडियल नोड। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को खोजने, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, अगर वहाँ वो 0 है तो उसे हम रेडियल नोड कहते हैं, मतलब त्रिज्यीय नोड कहते हैं। रेडियल नोड को समझते हैं और अच्छे से कि अगर 1s ऑर्बिटल की बात करें तो 1s में कोई भी रेडियल नोड नहीं है, मतलब वो 0 नहीं है। 2s ऑर्बिटल की बात करें तो वहां पर 1 रेडियल नोड है। 3s ऑर्बिटल की बात करें तो वहां पर 2 रेडियल नोड है। 2p की बात करें तो वहां पर कोई भी रेडियल नोड नहीं है, और 3p की बात करें तो 1 रेडियल नोड मिलता है। रेडियल नोड वही होता है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसे ही हम रेडियल नोड कहते हैं। रेडियल नोड कैसे निकालें, एक एग्जांपल के लिए कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर हमें पहचानने हो किसी भी ऑर्बिटल के तो हम कैसे पहचाने। तो अगर हम बात करते हैं फॉर ns ऑर्बिटल की, मतलब s p d f ऑर्बिटल हमने पढ़े थे, अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो n-1
p ऑर्बिटल की बात करें तो n-2 से हम रेडियल नोट निकाल सकते हैं, d ऑर्बिटल की बात करें तो n-3 से हम निकाल सकते हैं, और अगर f ऑर्बिटल की बात करें तो n-4 से हम रेडियल नोट किसी भी ऑर्बिटल का निकाल सकते हैं। तो ये हुई हमारी रेडियल वेव फंक्शन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जिसे हम त्रिज्यीय तरंग फलन भी कहते हैं।